चार दोस्त अपनी गाड़ी से जंगल के रास्ते घर के तरफ जा रहे थे। रात काफ़ी घनी थी क्योंकि वह अमावस्या की रात थी। वो लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस जंगल को हम लोग पार कर ले और किसी तरह सामने वाली गांव में पहुंच जाए। तभी रास्ते में उनको एक औरत दिखाई दी जो कि उन्हें रोकने का इशारा कर रही थी। उन दोस्तों ने सोचा जरूर इसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, इसलिए यह हमें रुकने को बोल रही है। उन लोगों ने गाड़ी को रोक दिया और उस औरत के पास गए और जैसे ही वह उनके पास पहुंचकर उसे आवाज़ दी, वह औरत अचानक से गायब हो गई। यह देखकर उनको यह लगा कि यह उनका कोई भ्रम है और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो क्या देखा कि पीछे की सीट में जो उनका दोस्त था रमेश, उसका हत्या हो गया है। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि 1 मिनट के अंदर रमेश की कैसे हत्या हो गई। उन्होंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ आई और छानबीन चालू कर दी। ये सब होते होते सुबह हो गया था और पूरे हाईवे में रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके कारण पूरे हाईवे में जाम लगा हुआ था। लोग काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे कि किसी तरह जाम हटे और हम शहर को जाए। पुलिस एक एक गाड़ी की तलाशी ले रही थी, यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह हत्या कैसे हुई। उन्होंने सारे जंगल में छानबीन की पर उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। वो सारे दोस्त फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से एक जोड़ा जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल में। वो लोग जैसे ही जंगल की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में सोने के जेवर पड़े हुए हैं। तो उस कपल की वाइफ ने अपने हस्बैंड को मना किया कि हो ना हो यह कोई चाल है, आप यह जेवर को मत उठाएं। लेकिन हस्बैंड कुछ नहीं बोला और कुछ देर वह गाड़ी को खड़ा रखकर सोचने लगा। उसने आगे पीछे देखा, कोई नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो कोई नहीं है, क्यों ना हम इस जेवर को उठा लें, वैसे भी हमारी हालत अभी ठीक नहीं चल रही है। तो जेवर को देख के उसकी वाइफ को भी लालच आ गया। उसने बोला ठीक है, तुम जाओ जल्दी से जेवर को उठा लो। वह जेवर की तरफ गया और जेवर उठा के जैसे ही पीछे पलटा तो देखी उसकी वाइफ की हत्या हो चुकी है। अब वह जेवर को वहीं पे फेंक कर खूब रोने लगा और वो बोलने लगा कि मैंने ये लालच क्यों की, यदि मैं ये लालच नहीं करता तो ये जेवर के कारण मेरी वाइफ की हत्या नहीं होती। आसपास के लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, फिर से छानबीन चालू हो गई और पुलिस के लिए भी अब यह सरदर्द बन गया था कि पिछले 1 महीने के अंदर 2 हत्याएं इस रास्ते में हो चुकी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हत्या कौन कर रहा है। इसी तरह एक 10 दिन के बाद एक बूढ़ा आदमी उसी रास्ते से अपने ड्राइवर के साथ उस जंगल को पार कर रहा था। जैसे ही आधी रास्ते वो लोग पहुंचे तो एक औरत ने उनको भी रुकने का इशारा किया। बूढ़े आदमी ने बोला कि नहीं, यहाँ रुकना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सुन चुका था कि इस रास्ते में हत्याएं होती है। उसने ड्राइवर को बोला तुम सीधा चले चलो। ड्राइवर अपने मालिक की आज्ञा मानकर रुका नहीं और जाने लगा। अचानक से उसके गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पे जाकर रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और वो टायर को चेंज करने के लिए गाड़ी के डिक्की से स्टेपनी को निकाला। जैसे ही उसने गाड़ी की डिक्की को बंद किया तो देखकर उसके होश उड़ गए। उसके मालिक की हत्या हो चुकी थी। वह सोच में पड़ गया कि 1 मिनट के अंदर यह हत्या कैसे हो सकती है। वह घबरा भी गया था
क्योंकि सुनसान रास्ता था और उसके पास बहुत सारे धन पड़े हुए थे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को आने में करीब 1 घंटा लग गया। इस 1 घंटे में ड्राइवर का डर के मारे हालत ख़राब था। वह गाड़ी को छोड़ के पेड़ के पीछे छिप गया। पुलिस आई, इधर उधर देखी, कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने आवाज़ दिया तो ड्राइवर पेड़ के पीछे से निकल कर आया। पुलिस ड्राइवर को खूब मारी, बोली कि तुमने ही अपने मालिक की हत्या की है। ड्राइवर ने बोला, यदि मैंने हत्या की होती तो मैं आपको क्यों बुलाता, और यदि मुझे हत्या करनी होती तो इतने धन पड़े हुए थे, इसको लेकर मैं भाग जाता। एक औरत आई थी जिसने हमें इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए, बट मैंने गाड़ी नहीं रोके मालिक के कहने पे। मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, तभी अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैं जैसे ही स्टेपनी निकाला तब तक मालिक की हत्या हो चुकी थी। पुलिस वालों के लिए यह एक पहेली बन गई थी कि पिछले 30 दिन में ये तीसरी हत्या थी। अब पुलिस वालों कोई रास्ता नहीं था उस रास्ते को बंद करने के लिए। अब शाम के 6 बजे के बाद वह रास्ता बंद कर दिया जाता था और अगली सुबह 5 बजे उस रास्ते को खोला जाता था। इससे राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही थी। उन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाना चालू किया सरकार के ऊपर कि जल्द से जल्द कातिल को खोजा जाए और इसका उपाय किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क यही थी। और कभी मेडिकल इमरजेंसी में यदि किसी को ज़रूरत पड़े तो यही एक रास्ता था जिसके सहारे वो लोग जा सके। इस घटना को अभी 10 दिन ही बीते थे कि रात के समय पास वाले गांव में एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई कि ना तो उठ पा रहा था ना बैठ पा रहा था, उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। उसका तबीयत काफ़ी ख़राब था और बुखार भी 104 के आसपास हो गया था। तब गांव के लोगों ने और उसके आसपास के लोगों ने, उसके परिवार वालों ने यह सलाह दी कि इसे हॉस्पिटल तुरंत ले जाया जाए। लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगे। फिर वे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें जंगल के रास्ते के सामने रोक लिया और बोला, नहीं, इस रास्ते से आप लोग नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने बोला कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यदि ये अस्पताल नहीं गए तो इनकी यहीं पे मौत हो जाएगी। पुलिस भी सोच में पड़ गई तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप लोग चलिए इस एम्बुलेंस में, हम भी आपके पीछे पीछे अपने गाड़ी से जाएंगे। आखिर हम भी तो देखें कि कौन है जो मासूमों की हत्या कर रहा है। एम्बुलेंस जैसे ही आधे रास्ते जंगल के पास पहुंची थी, उन्हें फिर से एक औरत दिखाई दी जो लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसने एम्बुलेंस को रोकने का इशारा किया। एम्बुलेंस को पता था कि हो ना हो इस औरत के कारण ही लोगों की हत्या हो रही है, इसलिए एम्बुलेंस ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और वो पार करने लगी पुलिस वैन को, लेकिन वह औरत नहीं दिखाई दी। अभी गाड़ी मुश्किल से 200 मीटर के आसपास पहुंची होगी। पुलिस वैन के गाड़ी का टायर पंचर हो गया। एम्बुलेंस तो आगे निकल गई, लेकिन पुलिस की गाड़ी फंस गई। अब कोई भी पुलिस वाला गाड़ी का टायर बदलने के लिए नीचे उतरने को तैयार नहीं था और उनको यह भी डर सता रहा था कि कहीं एम्बुलेंस के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी उधेड़-बुन में करीब 10 मिनट निकल गया तो एक हवलदार ने हिम्मत करके नीचे उतरा और गाड़ी का पहिया को चेंज करने की कोशिश में लग गया। उसे उतरे हुए लगभग 10 मिनट हो गया था। बाकी पुलिस वाले डर के मारे देखना भी नहीं चाह रहे थे कि आखिर वो क्या कर रहा है। जब 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पुलिस वाले लोग काफ़ी हिम्मत करके नीचे उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि उस हवलदार की हत्या हो गई है। यह देखकर सारे पुलिस वाले डर से थर थर कांपने लगे और वहीं पे बेहोश हो गए। सुबह जब 6 बजे लोग उस रास्ते को पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारे पुलिस वाले बेहोश पड़े हैं और एक पुलिस वाले की हत्या हो चुकी है। अब यह बात उस कस्बे से फैलकर शहर तक पहुंच गया
मंत्रालय तक यह बात पहुंची। अब यह इतना बड़ा इशू हो गया था कि मुख्यमंत्री को प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ा जो इस केस को सॉल्व कर सके। हत्याओं का सिलसिला देखकर कोई भी इस केस को लेने को तैयार नहीं था। तब मुख्यमंत्री ने बोला जो भी इस केस को सॉल्व करेगा उसे 20 लाख रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि लोगों का जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। यह सुनकर प्रकाश नाम का एक जासूस तैयार हो गया। उसने बोला मेरी एक शर्त है, पहले मुझे 10 लाख रुपया एडवांस में दिया जाए, बाकी के 10 लाख रुपया तब मुझे दिया जाए जब मैं यह मिस्ट्री को सॉल्व कर। मंत्रालय ने बोला ठीक है, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको निर्णय लेके बताता हूँ। इसी बीच अगले दिन फिर से उस जंगल में एक और हत्या हो गई। हुआ यह कि एक गांव वाला पुलिस की नजर से छुपकर उस जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। वह साइकिल से था और उसकी हत्या बीच रास्ते में ही हो गई। किसी को यह पता नहीं था कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई, क्योंकि उसके साथ कोई था भी नहीं कि जो यह बता सके। इस हत्या की खबर मिलते ही मंत्रालय में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया और उन लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि प्रकाश को 10 लाख रुपए एडवांस में दे दिया जाए ताकि वह जल्द से जल्द गुत्थी को सुलझा दे। प्रकाश को बुलाया गया और उसे 10 लाख रुपए का चेक दिया गया और साथ में उसे यह भी कहा गया कि तुम्हें यह हत्या की गुत्थी को 10 दिन के अंदर सोल्व करना है। प्रकाश ने बोला ठीक है। प्रकाश उस जंगल की तरफ गया जहां पे पुलिस कैंप लगाई हुई थी और पुलिस के साथ बात करने लगा और उस आसपास के इलाके की जानकारी लेने लगा। फिर उसने पुलिस वाले से कहा कि मैं अकेले इस जंगल में जाना चाहता हूं, लेकिन दिन में, और उस जगह को देखना चाहता हूं जहां पर यह सारी हत्या हुई है। वह गया जंगल में दिन में और उसने यह ऑब्जर्व किया कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं वह 1 किलोमीटर के अंदर ही हुई है। इस 1 किलोमीटर से पहले कोई हत्या नहीं हुई है और इस 1 किलोमीटर के बाद भी कोई हत्या नहीं हुई है। उसे समझ में आ गया हो ना हो इस 1 किलोमीटर में ही कुछ तो ऐसा है जो कि लोग देख नहीं पा रहे हैं। उसने 1 किलोमीटर के आसपास जंगल के इधर उधर काफी खोजबीन की तो उसने देखा कि इस 1 किलोमीटर के दायरे में पास में ही लगा हुआ एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी 10 से 15 घर की होगी। तो वह उस तरफ निकल गया। जैसे वह उस तरफ निकला तो देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ है। उसने प्रकाश को देखते ही कहा, अच्छा तो तुम आए हो उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने? तुम नहीं सुलझा पाओगे, वह चुड़ैल बहुत ही भयानक है, वह जिसको भी देख लेती है उसे मार देती है। उसने बोला, आपने कभी उस चुड़ैल को देखा है? उसने बोला, हाँ मैंने उस चुड़ैल को देखा है, वह रात के समय उस जंगल के रास्ते में नजर आती है, जो कि लाल साड़ी पहन के दुल्हन के वेश में रहती है। प्रकाश ने बोला, ठीक है आज रात में उस रास्ते को जाऊंगा। प्रकाश रात के समय उस जंगल में गया। उस रास्ते पर वो 1 किलोमीटर के रास्ते पर घूमने लगा। अचानक से उसे वह दुल्हन दिखाई दी। उसको देखकर प्रकाश को पहले तो डर लगा, सही में यहाँ एक औरत है जो लाल साड़ी में लोगों को दिखाई देती है। उसने तो ये कल्पना ही नहीं की थी। उसने तो ये सोचा था कि हो ना हो कोई लूटपाट के ख्याल से ऐसा कर रहा है। वह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे उस औरत के पास पहुंचा, वह औरत चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला की, लेकिन प्रकाश बच गया क्योंकि डर के मारे उसका पांव मुड़ गया था और नीचे की ओर गिर गया।
यह देखकर वह औरत तेजी से उसके ऊपर फिर से झपटी, लेकिन इस बार प्रकाश अपने बहादुरी से पीछे मुड़ गया। इसी बीच वह औरत जंगल की तरफ भागने लगी। प्रकाश भी उसके पीछे पीछे भागा तो वह क्या देखता है कि वह औरत एक शेड में जाकर छुप गई है। प्रकाश उस दिन तो वहां से निकल आया। फिर अगले दिन वह शेड की तरफ गया। उसने देखा उस शेड में लाल साड़ी और जेवरात पड़े हुए हैं और वहां कोई नहीं है। वह समझ गया कि हो ना हो इस शेड में जो भी रहता है वही इस हत्या के पीछे है। वह छुप कर देखने लगा कि कोई तो आएगा यहाँ पे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया तो देखा एक आदमी आ रहा है। वह तो यह अनुमान लगा रहा था कि कोई औरत होगी, लेकिन यह तो एक आदमी है। वह चुपचाप देख रहा था कि वह आदमी क्या करता है। वह आदमी उस शेड के अंदर गया और जैसे ही अंधेरा हुआ वह लाल साड़ी को पहनने लगा और सारे जेवरात लगाकर अपने माथे में सिंदूर लगाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। इस बार प्रकाश ने जंगल की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। वह सीधा पुलिस के पास गया और यह सारी वृत्तांत उसने पुलिस को सुनाया कि उस जंगल में कोई भूत ऊत नहीं है, एक आदमी है जो कि लोगों की हत्या करता है। पुलिस को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश के कहने पे पुलिस बोली ठीक है, हम कल जाकर छानबीन करेंगे। पुलिस अगले दिन उस शेड पर गई सादे लिबास में और काफी कम पुलिस लोग थे ताकि किसी तरह उस व्यक्ति को पता ना चले। वह लोग छुप कर देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि शाम के समय वह आदमी आया, उस शेड के अंदर गया और लाल साड़ी पहनकर माथे में सिंदूर लगाकर गहने वहने लाद कर जंगल की तरफ जा रहा है। पुलिस वालों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसे हथकड़ी लगा दी और पूछा आखिर तुम क्यों हत्या कर रहे हो। वह हंसने लगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और उसकी मेडिकल जांच करवाई तो मेडिकल जांच से यह सामने आया, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था और वह पुष्टि करने चाहते थे कि यह आदमी दिमागी तौर पर सही है कि नहीं। तो मेडिकल जांच में यह पता चला वह आदमी दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि हत्या कौन करता है, लेकिन अब पुलिस के सामने यह गुत्थी थी कि आखिर यह व्यक्ति लोगों को क्यों मार रहा है, क्योंकि उस साइड से कुछ भी नहीं मिला था और जितने लोगों की भी हत्या हुई थी उनका कोई भी बहुमूल्य सामान चोरी नहीं हुआ था। यानी लूटपाट तो इसका मकसद नहीं था। तो क्या कारण था जो यह लोगों की हत्या कर रहा है? पुलिस यह जानना चाहती थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम अपने अगले कहानी में आपको जरूर बताएंगे कि आखिर वह व्यक्ति मासूम लोगों की हत्या क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।